Hello students, welcome back to our another video of economics class 12th. As you know, we are reading our third chapter of economics of Indian Economic Development book. Our chapter is features, problems and policies of agriculture. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म क्या होता है। वहाँ पे हमने एग्रीगेरियन रिफॉर्म का पहला टाइप जो था क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसके बारे में देख लिया था। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म क्या होता है? हाउ टू इम्प्रूव योर क्वांटिटी, योर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आज़ादी के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, इतने छोटे से एरिया पे इतनी बड़ी जनसंख्या का जो पालन पोषण है उसको करने के लिए, देखभाल करने के लिए हमको रिसोर्स तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं। अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें कि हमारी पूरी की पूरी डिमांड या पूरी की पूरी जो वांट्स है, यूटिलिटी, वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, तो उसके सेंस में उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में देख लिया, यहाँ हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो मोस्टली लैंड रिफॉर्म्स के सेंस में क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई या क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर दी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो सका। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। फ्रेंड्स, हम एकदम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे ये इंटरमीडियरीज जो होती है या लाइक जमींदार या लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम था, वहाँ से ये आए थे। और इनका काम केवल इतना होता था कि ये स्टेट गवर्नमेंट और टिलर्स के बीच में एक रिलेशन सेटअप करते थे, उनसे लेकर के पैसा और वहाँ पे थोड़ा बहुत सप्लाई करके बाकी खुद ऐश की ज़िंदगी जीते थे। लाइक दिस, यहाँ पे अगर हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे हमारे टिलर्स हैं, ओके, तो इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। इनके बीच में एक तीसरी यूनिट थी, ये थी हमारी इंटरमीडियरीज। ओके, लाइक लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, या जमींदार। ठीक, इनका काम मैंने आपको बता दिया कि ये करते क्या थे। ज़मीनें इनके पास थी और ये अपनी ज़मीनों पे इनसे खेती करवाते थे, और आफ्टर एग्रीकल्चर या आफ्टर हार्वेस्टिंग उस टोटल आउटपुट का मैक्सिमम रेवेन्यू अपने पास रखते थे। ठीक है, और मिनिमम इतना कि जितने से इनका काम चल जाए, इनकी फैमिली का काम चल जाए, उतना रेवेन्यू इनको देते थे। ओके, और फिर उस रेवेन्यू का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे करके बाकी एक लार्ज अमाउंट अपने पास रखते थे, जिससे इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही थी, लग्जरियस हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम कुछ नहीं करते थे और बैठे बिठाए फ़ायदा सबसे ज़्यादा लेते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था, उन्होंने देखा कि इनका काम कुछ नहीं है, ठीक है, बस इनको फालतू का रेवेन्यू मिला जा रहा है। अगर हम इनको बीच से गायब कर दें, इट मीन्स कि कुछ ऐसा, ठीक है, इनको गायब ही कर दिया गया। ओके, अब गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया? टिलर्स से। ओके सर, तो यहाँ से वो जो मैक्सिमम रेवेन्यू उनके पास जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में सप्लाई हो गया, बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इससे इनको भी एक फ़ायदा हुआ और गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हुआ इंटरमीडिएट्स का एवोल्यूशन, किस तरीके से उनका खात्मा किया गया। ओके, अब हमारा इसमें बी पॉइंट है क्या? रेगुलेशन ऑफ रेंट। हमको पता है कि आज भी भले ही इंटरमीडिएट्स ख़त्म कर दी गई, सिस्टम जमींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी गांव में मोस्टली लोग अपना काम उनसे करवाते हैं। उनको कुछ ना कुछ रेंट पे अपनी लैंड दे देंगे और उसके बाद उस लैंड पे खेती करवाएंगे, क्योंकि इतना सारा
एक बड़ा एरिया गवर्नमेंट कवर नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसाइड की। क्या किया उन्होंने, अगर आप रेंट पे खेती करवा भी रहे हैं, कोई काम करवा भी रहे हैं, तो उसको क्या कर दिया, रेंट को फिक्स कर दिया, रेगुलेट कर दिया कि इससे नीचे आप खेती नहीं करवा सकते। लाइक रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड, ठीक है, एंड नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं, आप अगर खेती करवा रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू का 1/3, इससे ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों टॉपिक से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, और इनकी लाइफ इम्प्रूव करने लगी, इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो धीरे धीरे क्या हुई, इम्प्रूव करने लगी। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बेटर इन्फ्लुएंस साबित हुआ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ, तो स्टूडेंट्स हम आपको दिखाते हैं कि लाइक कोई पॉइंट है, कोई मैंने ए, ठीक है, इसकी कुछ होल्डिंग्स यहाँ पे हैं, कुछ होल्डिंग्स यहाँ पे हैं, और कुछ होल्डिंग्स यहाँ, मतलब कुछ खेत अलग अलग जहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों खेत अलग अलग जहाँ पे, और एक दूसरा कोई इंसान है बी, ठीक है, उसके कुछ खेत यहाँ पे हैं, कुछ खेत यहाँ पे हैं, लाइक क्या बताएं, एक मिनट, ये हम ए और बी के रूप में आपको शो करवा रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। सॉरी, ये आप देख सकते हैं। ये डायग्राम से आपको देखना है कि ये जो खेत है ये बी का खेत है, ठीक है, इस पर्सन का, ये ए का है, और ये फिर से बी का है, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये जो लैंड होल्डिंग्स है ये ए की है, और ये बी की है, और फिर से ये ए की है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के खेत का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है, इसकी होल्डिंग्स क्या है, इसके खेत इधर उधर है, कुछ दो खेत इसके यहाँ है और एक खेत यहाँ, ठीक है, और इसी तरीके से बी का दो खेत यहाँ और एक खेत यहाँ है इसके पास में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन होल्डिंग्स को क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया। इट मीन्स कि बी के जो दो खेत यहाँ थे वो उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, और ए के जो दो खेत यहाँ थे उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन्स कि ए के जो खेतों का वो था वो कंसोलिडेट हो गया, और बी का भी एक जगह पे सारे खेत हो गए, तो उनको आसानी से उस पर क्या कर सकते थे, उसकी देखभाल भी कर सकते थे, और उनकी कॉस्ट जो थी, इनपुट जो था, वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो गया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया। तो बाय द थ्योरी, बाय 2004 मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेशन होल्डिंग्स, ठीक है, इतने लाख हेक्टेयर ज़मीन क्या हुई, कंसोलिडेट की गई, मतलब लोगों को जैसे अलग अलग जगह पे थी तो उनकी एक जगह पे की गई। और दूसरी, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अगला पॉइंट क्या है, जो लैंड होल्डिंग्स थी, छोटे छोटे एरियाज थे, बिल्कुल सीमित मात्रा में, उनको क्या किया गया, थोड़ा एक्सटेंड किया गया। मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड होल्डिंग्स देन एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन, मतलब एक लेबल तय किया गया कि एक फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल आदमी के लिए इतनी ज़मीन की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़मीन आपके पास है, देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट इन स्मॉल होल्डिंग्स आर लैंडलेस लेवर्स, मतलब कि अगर इससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जाएगी, और वो ज़मीन फिर उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जिनके पास या तो ज़मीनें नहीं है या तो कम ज़मीनें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे क्या हुआ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ज़मीनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी अगर आप हिंदी जानना चाहें तो इसका मतलब होता है एक तरीके से चकबंदी। आपने लेखपाल सुना होगा, चकबंदी लेखपाल, वो यही करता है कि किसकी ज़मीन कहाँ पे है उसको कंसोलिडेट कर देता है। ओके,
तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ज़मीनें इधर उधर होने के कारण एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी मात्रा में इनपुट उनका ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट इन सेक्टर में खर्च हो रहा था। उसको पास लाने के बाद काफ़ी मात्रा में उनकी कास्ट बच गई। और हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? हमको पता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके जो फार्मर्स और वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी सोसाइटी कहाँ पे रहती है? बिलो द पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स कि वो आसानी से ना ही लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं और ना ही डील कर पाते हैं, अपने सामान को आसानी से बेच पाते हैं। उसके लिए क्या किया गया? कुछ स्पेशल टाइप की फार्मिंग की गई टू इनकरेज बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स। ठीक है, क्या किया गया? स्मॉल होल्डर्स की जो बार्गेनिंग पावर थी उनको इम्प्रूव किया गया और टुगेदर दे कैन बाई इनपुट्स एट लोअर प्राइसेस एंड सेल एट हायर प्राइसेस। मतलब कि जिससे कि वो अपनी जो इनपुट्स थी, अपनी कास्ट थी, उसको कम से कम लगाएं या कम से कम कास्ट यूज करें और जो रेवेन्यू आए निकल के या जो सेल करें वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स कि अगर इनके बीच में गैपिंग ठीक ठाक होगी, लाइक इनपुट और आउटपुट या सेल के बीच में गैपिंग ठीक ठाक होगी, मेंटेन होगी, तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। ओके, और अगर इनको प्रॉफिट हुआ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं जनरल रिफॉर्म की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला रिफॉर्म है जनरल रिफॉर्म। ठीक है, जनरल रिफॉर्म में मेनली हमको पढ़ना है द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, और हमारा लास्ट होगा प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको पता है कि इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर या यूँ कहें कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जब से शुरू हुआ तब से इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी इरिगेशन की। ठीक है, सिंचाई की। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किस पे डिपेंडेंट था? केवल रेनफॉल पे। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई, सिस्टम इम्प्रूव होता गया, नहरों की व्यवस्था की गई, नदियों से काट काट के नहरें बनाई गई, उसके बाद तालाब बनाए गए, अलग अलग से व्यवस्थाएं की गई। लेकिन फिर भी वो इतना बेटर वो चीज़ें कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पाई जिससे कि एक बेटर क्रॉप्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, उसने इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें जिससे कि हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हम यहाँ से एक डाटा के थ्रू देखेंगे कि इन 1951 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मतलब लगभग 17%। ठीक, क्या था? इतना ही हिस्सा था जो कि इरिगेशन के लिए उसके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। ठीक है, उसके पास परमानेंट सोर्सेस थे इरिगेशन के। लेकिन अब इट कवर्स अबाउट 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, ये कितना परसेंट कवर करता है? 45%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसने क्या किया? कवर किया। तो इरिगेशन सेक्टर बेटर होने के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जानिए कि फसलों को टाइम पे पानी मिलेगा तो किसी की फसल बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, पानी की वजह से नहीं बर्बाद होगी। तो ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो कि पॉलिसीज़ ने या एग्रीकल्चर पॉलिसी ने प्रोवाइड करवाई। अगला हमारा टॉपिक है प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट हम आपको इतनी देर से बताते आ रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडिया का जो फार्मर है या इंडिया के जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है क्रेडिट की, लोन की या पैसे की। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे ओपन किए जिनका मेन वर्क ही है कि फार्मर्स को या लेबर्स को
क्रेडिट प्रोवाइड करना एक रेट पे और बिल्कुल लो रेट पे, ठीक है, कम से कम रेट पे लोन प्रोवाइड करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू अपने इनपुट्स आसानी से परचेज कर सकें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वाज डेवलप्ड और सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, टू क्रेडिट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर द फार्मर्स, ठीक है, फार्मर के लिए इतने सारे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी सेटअप की गई जो कि केवल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स जो है, जो पुअर सेक्शन के सोसाइटी से बिलोंग करने वाले फार्मर्स थे, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती थी, आज भी करती हैं, सॉरी। और 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये भी क्या करती हैं, हमारे किसानों को लोन प्रोवाइड करती हैं स्मॉल रेट पे। और इसके लिए एक स्पेशल वो बैंक सेटअप किया गया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसके बारे में आपने सुना होगा 9th या 10th में, नाबार्ड सेटअप किया गया इन 1982। किस लिए? ये भी हमारे यहाँ के फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है। हमारा जो अगला इम्प्रूवमेंट है, रिफॉर्म है, वो किस सेक्टर में हुआ, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कहने का मतलब एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना जिसका मेन मोटिव हो कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो मिडिल मैन जो उनके साथ परचेज करने आ रहा है सामान को, वो कहीं ना कहीं किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। इसके लिए एक सोसाइटी डेवलप की गई जिसका काम ही यही है कि वो चेक करे कि किसानों का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उन फार्मर्स के लिए ये सोसाइटी डेवलप की। इनका मेन वर्क होता है उन किसानों के अंदर बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करना, ठीक है, और जिससे कि वो कम रेट पे, कम इनपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में ये, उनके दिमाग में ये बात डाल देना कि आप अपने रेट से, जिस रेट पे, जिस कास्ट पे आपने ये लगाया है, उससे कम दाम में आप चीज़ों को ना बेचिए। भले ही धीरे धीरे आपकी चीज़ें अगर वो हो रही हैं तो आगे की व्यवस्था आपके लिए गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन आप अपने इनपुट से कम रेट पे अपने सामान को ना बेचिए। और जितना आपने सेटअप किया, प्लान सेट किया कि हम अपने सामान को इतने से कम पे नहीं बेचेंगे, आप क्या करिए, उसको उसी हिसाब से मेंटेन किए रखिए। ये सोसाइटी फार्मर्स के अंदर ये बार्गेनिंग पावर डेवलप करती है, ओके। और लास्ट है हमारा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्पेशल पॉलिसी है जिसका काम क्या है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, किसानों का जो प्रोडक्शन है किसी भी फसल को लेकर के, जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि इस साल करंट ईयर में 2018 में आप सपोज करिए या 2019 में आप सपोज करिए कि टोटल जो वीट है उसका पर केजी जो प्राइस निकल के आ रहा है वो उन्होंने सेट कर दिया कि 18 रुपीज़, ठीक है। गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि 18 रुपये है, तो उस साल 18 रुपये से कम रेट पे गेहूं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर किसान उससे कम रेट पे उनका ये प्रोडक्ट बिकने लगेगा तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपना सामान हमें बेच सकते हो, हम आपका सामान खरीद लेंगे, फिर एक टाइम के बाद जब इसकी डिमांड मार्केट में आ जाएगी तो हम फिर से उसको सेल करना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या की, एक प्राइस लेवल सेट कर दिया, एक मिनिमम प्राइस लेवल सेट कर दिया कि आप इससे नीचे अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को नहीं बेचेंगे। अगर आपको इससे कम रेट पे आपका सामान बिक रहा है तो आप हमें देंगे, हम उस सामान को खरीदेंगे, फिर आगे चल के हम मार्केट में उस चीज़ को उपलब्ध कराएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रिफॉर्म्स आपको समझ में आए सारे के सारे। हमने कौन कौन से रिफॉर्म पढ़ लिए, नॉर्मल टेक्निकल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। इन तीनों रिफॉर्म को आसानी से कवर करके रखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे की अपडेट्स आपको आसानी से आपके फ़ोन पे, आपके यूट्यूब चैनल पे मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी सारी पॉलिसीज प्रॉब्लम्स हुई और उसके ख़त्म करने के लिए इतनी सारी पॉलिसीज चलाई गई, तो कुछ ना कुछ अचीव भी तो किया होगा। उस अचीवमेंट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।